So here I am showing you a screen from Lubert Stryer. Okay. So this is a book by Lubert Stryer. And उसमें जो आप यहाँ देख रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए, इन्होंने सिर्फ 3 को कंपेयर किया है बेसिकली, ए, बी एंड जेड। ठीक है जी। तो इसमें भी R1 इज प्रूव टू बी रॉन्ग एंड he disregarded the guru for which he should be penalized. Okay, so इसलिए यहाँ भी वो क्या दिखा रहा है that ADNA is right handed. ठीक है, चलिए, so that is the case. Now अब हम लोग चलेंगे, तो now we have discussed the various properties of DNA and now we will go to another topic. So that is the क्या, अब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में घुसेंगे। उसमें एक टॉपिक है आपका दैट इज कॉल्ड योर पैकेजिंग ऑफ डीएनए। सिंस वो एक साइटोलॉजिकल कंसेप्ट है, अलग मूड का है, इसलिए हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, सो टुडे वी विल जंप इनटू द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हेडिंग। तो अभी तक हम लोग बायोकेमिस्ट्री रिवाइज कर रहे थे, अब हम जंप करेंगे टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, सो नाउ वी विल जंप इनटू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द हेडिंग, एंड सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ आवर हेडिंग इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फाइन, एंड जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम डिस्कस करेंगे, सबसे फर्स्ट वी विल डिस्कस द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हु इज द जेनेटिक मटेरियल, या व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये एक सबसे हॉटेस्ट क्वेश्चन था उस समय का। ओके, दैट जेनेटिक मटेरियल कौन है एंड क्यों है। अंडरस्टूड। तो इसके रेस में हमारा जो आया कंसेप्ट आपका, जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ना, हाउ विल यू प्रूव एक्चुअली दैट द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली व्हाट यू मीन बाय जेनेटिक मटेरियल। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। सो द फंक्शंस ऑफ एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जीन्स शुड बी कैपेबल ऑफ 5 मेजर फंक्शंस। ओके, नंबर 1 पहला रिक्वायरमेंट क्या है, दे शुड बी एबल टू रेप्लिकेट एंड बी इनहेरिटेड बाय द प्रोजेनी फेथफुली। फेथफुली का मतलब क्या है, जो सीक्वेंस डैडी मम्मी में था एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस आना चाहिए, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, नो ऑल्टरेशंस। तो कॉपी शुड बी फेथफुल। ओके, मीन्स सपोज आपका जो इंसुलिन जीन है उसमें थोड़ा सा भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ओके, सो वो अगर आपको मिल गया तो क्या होगा, आप भी वही इंसुलिन बना पाएंगे। अंडरस्टूड। सेकेंड पॉइंट, दे शुड बी ससेप्टेबल टू एन ओकेजनल चेंज। सुनिए, अगर थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा तो वेरिएशन आएगा कैसे, है कि नहीं। तो दैट इज वाई माने जो जेनेटिक मटेरियल है वो थोड़ा सा ससेप्टेबल होना चाहिए, नॉट बहुत सा, थोड़ा सा। ओके, दैट इससे क्या होगा, वेरिएशन आएगा। जैसे जो जसोमती मैया पूछे, ओके, जसोमती मैया से पूछे नंदलाला कि उज्ज्वला क्यों गोरी एंड पॉल क्यों काला, समझे कि नहीं। तो ये जो गाना है कि उज्ज्वला गोरी क्यों है,
एंड पॉल काला क्यों है? तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ सम चेंज। अगर बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा तो हर किसी का बच्चा एक जैसा दिखेगा। अंडरस्टैंड? सो दैट इज वाई थोड़ा सा चेंज होना मांगता है। Now they should be able to carry all information necessary to program the function of a cell. है कि नहीं? तो जो आपका सेल है उसका हर रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल इन ह्यूमंस वी हैव 30,000 जीन्स। एक भी जीन अगर मिसिंग होगा तो जान पे बनाता है। सो दैट इज कॉल्ड इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। दे शुड बी यूबिक्विटस एंड आल्सो परमिट डाइवर्सिटी। तो इसका मतलब क्या है? वो एब्सोल्यूट भी होना चाहिए एंड डाइवर्सिटी को प्रमोट भी करना चाहिए। नाउ इट शुड बी प्रेजेंट इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। तो इसमें सारे सेल्स में होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है? वो डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये सारा चीज होना चाहिए। नाउ इसीलिए उसमें आपका जो मेन हेडिंग है मीन्स जो डिस्कवरी है तो उसके बारे में थोड़ा बात किया जाए। तो अबाउट द अर्ली स्टडीज, है कि नहीं? तो नाउ हम लोग जाएंगे उसके हिस्ट्री में। तो विल डिस्कस सम हिस्ट्री। ओके, तो ये हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया गया था, सो अर्ली स्टडीज ऑफ डीएनए in 1868, Miescher graduated from medical school in Switzerland, influenced by an uncle who believed that the key to understanding disease lay in the chemistry of tissue. Miescher traveled to Germany to study under Ernst Felix Seller, an early leader in the emerging field of biochemistry. है कि नहीं? तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए जर्मनी गए। Now, under Seller's directions, Miescher turned his attention to the chemistry of pus. Pus क्या होता है? पुज्जो, घाव। जो घाव से जो डेड आरबीसीज मिलते हैं, डब्ल्यूबीसीज, उसको पस कहते हैं। A substance of clear medical importance. Pus contains WBCs, है कि नहीं? तो pus contains WBCs with large nuclei. इसीलिए देखो वाई ऑलवेज याद रखना कि कुछ ना कुछ बेसिस होना चाहिए आपका सिलेक्शन के लिए। तो हम लोग WBC क्यों जेनेटिक स्टडीज में यूज करते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है, इसलिए ज्यादा माल मिलेगा। So Miescher developed a method for isolating these nuclei. The minute amounts of nuclear material that he obtained were insufficient for thorough analysis. But he did establish that the nuclear material contained a novel, matlab new substance that was slightly acidic and high in phosphorus. This material, which consisted of DNA and protein, मिशर कॉल्ड न्यूक्लिन। तो उसको म्यूशर ने क्या कहा? न्यूक्लिन। प्रॉब्लम क्या है? उस समय में पीसीआर वीसीआर था नहीं तो वो क्या करते? अमाउंट को डबल कर देते। बट सिंस उस समय ये सब फैसिलिटीज नहीं था तो ये उनके लिमिटेशंस बन गए। ओके, सो उसके बाद जो है फाइन। सो उसके बाद जो मिशर का न्यूक्लिन है उसके पीछे दुनिया पड़ गई एंड a lot of things was discovered. So the substance was later renamed nucleic acid by one of his students. ठीक है? तो जिसको मिशर ने न्यूक्लिन कहा उसको न्यूक्लिक एसिड्स बोला गया। By 1887, researchers had concluded that the physical basis of heredity lies in the nucleus.
chromatin was shown to consist of nucleic acid and proteins, but which of these substances is actually genetic material was not clear. क्योंकि आपका डीएनए में या क्रोमोसोम में क्रोमेटिन मटेरियल होता है, तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है इसमें आपका क्या है, उसमें दोनों होता था, डीएनए भी होता था एंड प्रोटीन भी होता था। इसीलिए वी वर नॉट श्योर कि एक्चुअली क्या है। प्लस आप जानते हो कि वेरिएशन काउंट में दोनों ही फिट कैंडिडेट्स है, तो आपका डीएनए में भी 4 to the power n ऑप्शन होता है एंड आपका प्रोटीन्स में भी 20 to the power n ऑप्शन होता है। कॉसेल उन्होंने उसका केमिकल बेसिस ढूंढ के निकाल दिया, ATGC उसमें होता है। In early 20th century, the Rockefeller Institute in New York City became a center for research. तो वहाँ Aaron Levine joined the institute and spent the next 40 years studying the chemistry of DNA. तो लेविन के अंदर बहुत चीज आया। He discovered that DNA consists of a large number of linked repeating units called nucleotides, and these nucleotides contain sugar, phosphate and base. तो ये सारा स्टोरी आपको लेविन ने ढूंढ के निकाला। ओके, सो दैट इज द केस। बट उसके बाद आपके प्रॉब्लम्स आए। ओके, now Levine incorrectly proposed that DNA consists of a series of 4 nucleotide units, each containing all 4 bases. जैसे हम लोग डबल हेलिक्स बोलते थे, तो इन्होंने बोला कि 4-4 बेस का सीक्वेंस होता है। ओके, AGCT in a fix. This concept, known as the tetranucleoid theory, implied that the structure of DNA is not variable enough to be the genetic material. है कि नहीं? तो उसको हम लोग टेट्रान्यूक्लियोइड थ्योरी बोलते हैं। तो टेट्रान्यूक्लियोइड थ्योरी क्या कहता है कि आपका जो डीएनए में उतना वेरिएशन नहीं होता जितना कि चाहिए। तो ये उनका प्रपोजिशन था। तो दिस वाज द बैकग्राउंड जिसपे कि लोगों ने काम करना शुरू किया। सो दिस वाज द बैकग्राउंड जिससे लोग ने काम करना शुरू किया। टेम्परेचर गैप एंड ऑल केम व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है जी। तो अब हम लोग चले जाएंगे। मैं आपको एक टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट दे रहा हूं। ओके, आई एम गिविंग ए टाइमलाइन स्क्रीनशॉट, उसको सेव कर लेंगे। मींस क्या हुआ था एंड किस दौरान। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द टाइमलाइन। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। तो देख रहे हो, तो ये हमारा टाइमलाइन है। तो आई एम सेविंग इट फॉर यू सो दैट आई विल सेंड इट टू यू। ओके, तो दीज आर द किस साल में क्या हुआ एटसेट्रा एटसेट्रा। सो नाउ अब हम चले जाएंगे टू द डिस्कवरी। ओके, एंड वी विल बिगिन with the Griffiths experiment. Okay, the transformation और उसको हम कहते हैं Griffiths. Okay, Griffiths experiment. Okay, very important। आपको याद रखना है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में एक एक्सपेरिमेंट जरूर आएगा। अगर ग्रिफिथ आया तो विथ एक्सप्लेनेशन आएगा, अदरवाइज जो भी आएगा आपको एक बनाना पड़ेगा पूरा। ठीक है जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, तो उसमें आप जानते हैं नेम ऑफ साइंटिस्ट क्या है, डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रिफिथ। Okay, so please remember he is a surgeon by profession. Okay, तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है वो बेसिकली एक सर्जन थे। तो इसीलिए
he was of medical background, not of science background. ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए था. And he was actually doing what? He was studying pneumonia. Fine. तो आपका जो ग्रिफिथ है, तो डॉक्टर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ईयर कौन सा था? 1928. तो what was he doing? So he was actually trying to find out the causative organism of pneumonia. Okay, pneumonia. Now इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड तो याद रखिए, आप कैसे बताएंगे कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? तो इसके बैकग्राउंड क्या है? रॉबर्ट कॉक, ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे. बैक्टीरियोलॉजिस्ट रॉबर्ट कॉक्स पोस्टुलेट्स. ओके, तो किसी को पैथोजन अगर आपको बोलना है तो अभी भी हम रॉबर्ट कॉक्स पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं. ओके, तो वी आर स्टिल फॉलोइंग रॉबर्ट कॉक्स पोस्टुलेट. अंडरस्टूड? चलिए, तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट, तो व्हाट आर दिस पोस्टुलेट्स याद है, हम लोग डिस्कस किए थे. पॉइंट नंबर 1, दैट द पैथोजन should be, okay, the pathogen should be found in the क्या affected, okay, affected person. okay, तो जो पैथोजन है उस affected person में मिलना चाहिए. पॉइंट नंबर 2, the pathogen so obtained should be culturable in artificial media. ए बॉय बेटा, तो समझ रहे हो? तो वो कल्चरेबल होना चाहिए आर्टिफिशियल मीडिया में. So the person should be the pathogen so obtained should be culturable in artificial media. So समझ में? Now आप क्या करेंगे? The colonies obtained in the culture, if inoculated to a fresh organism, should also cause the disease. है कि नहीं? So इसीलिए क्या होगा? The colonies obtained in the culture जो हमको मिला, if inoculated to a fresh organism, should also cause the disease. समझ में? तो उसमें भी ये डिजीज होना चाहिए. एंड नंबर 4, the pathogen should be found in the new patient. The pathogen should be found in the new patient. तो ये जो नया पेशेंट आपको मिला उसमें भी ये पैथोजन मिलना चाहिए. तो ये ग्रिफिथ का बैकग्राउंड है. भाई कोई भी पर्सन अगर आपको पैथोजन प्रूव करना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा. ठीक है सर? सो दिस इज द कंसेप्ट. नाउ एक्चुअली इन द वेक ऑफ स्पेनिश फ्लू, जो आप 1920 याद है 1928 का ये थ्योरी है.
तो एक्चुअली ये क्यों निकला 1928? क्योंकि 1920 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, याद है कि नहीं? तो एक्चुअली अब देखो मजा, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट हम लोग को याद दिला रहा है स्पेनिश फ्लू का। तो इसीलिए now pneumonia was a serious cause of death in the wake up of post World War I Spanish influenza pandemic, and Griffith was studying the possibility of creating a vaccine. है कि नहीं? तो Frederick Griffith used 2 strains of, तब इसको न्यूमोकोकस न्यूमोनिया बोला जाता था। न्यूमोकोकस, उससे पहले उसको डिप्लोकोकस बोला जाता था। तो डिप्लोकोकस, न्यूमोकोकस, आज के डेट पे हम उसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। Okay, so Griffith used 2 strains of this which infect mice. तो कौन कौन सा strain? Type 3S strain. S stands for smooth, which was virulent. Virulent का मतलब क्या है? Virulent or causes disease. Okay, causes disease. And a type of R2 या rough strain, which was non-virulent, मतलब does not cause disease. Okay, so ये does not cause disease. Now, the 3S strain synthesized a polysaccharide capsule. Okay, तो actually what is the difference between smooth strain? वो एक कैप्सूल बनाता था that protected itself from the host immune system, resulting in the death of host, while R2 did not have that capsule. ठीक है? Now, a German bacteriologist, Fred Neufeld, had discovered the 3 pneumococcal types, type 1, type 2, type 3, and discovered that Quellung reaction, ये एक reaction होता है, Quellung reaction to identify them in vitro. तो जो हम लोग का न्यूमोनिया टेस्ट है उसको हम लोग Quellung reaction बोलते हैं, which was discovered by Fred Neufeld. So until Griffith's experiment, bacteriologists believed that the types were fixed and unchangeable from one generation to another. अगर R है तो R है, अगर S है तो S है, कभी भी अदल बदल नहीं होता। Understood? So कभी भी ये अदल बदल नहीं होता। Understood? So that was the concept of Griffith's experiment. Now, ये जो बंदा है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ये बेसिकली एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। ओके, तो बेसिकली ए बैक्टीरियोलॉजिस्ट आल्सो who was born in London, है कि नहीं? तो ऑलवेज याद रखेंगे, एक्चुअली सी वी कैन रीड इजीली, इतना पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, बट एक चीज याद रखो कि आई वांट माय स्टूडेंट्स टू बिकम फ्रेडरिक ग्रिफिथ वन डे। समझ में आया? इसीलिए जब तक आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया तुम्हारी इज्जत कैसे करेगा? इसलिए जेजेस इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ रीडिंग हिस्ट्री इन क्लासेस, क्योंकि जब तक आप ड्यू रिगार्ड्स उन्हें नहीं देंगे तो तुम्हारे भेजे में ये नहीं घुसेगा कि वो कितना सीरियस वर्क था। उन्होंने अपना जान दे दिया इसको ढूंढने में, एंड तुम थोड़ा सा भी पढ़ना नहीं चाहते। So that's why. So he was a British bacteriologist whose focus was the epidemiology and pathology of pneumonia. Second, why Max is barking? Can you tell me? ये नीट क्वेश्चन है, बताओ। अन्ना
हाँ, खाना देखकर। सर गैस वाला। यस, ही हेट्स द गैस वाला। तो इसलिए वो गैस के वाला जब आता है तो वो भौंकता है उसको। तो कहीं वो अगर डीप स्लीप में भी होगा, थोड़ा सा भी खड़खड़ हुआ तो वो उठ जाएगा। अंडरस्टूड? चलिए, सो दैट इज द स्टोरी अबाउट ग्रिफिथ। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में काम करेंगे कि एक्चुअली उन्होंने किया क्या। ओके, नाउ, ओके, कहाँ गया? चलिए, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए अब उनके पास जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था, ये दो वैरायटीज में था। फाइन। सो एक इस तरह का वैरायटी था। सी डिप्लोकोकस आपको मालूम है, उसको हम 2 रॉड शेप बैक्टीरिया बोलते हैं। बट अब ये कंसेप्ट चेंज हो गया, अब उसको हम स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। व्हाट इज स्ट्रेप्टोकोकस बोलिए? स्ट्रेप्टोकोकस किसको बोला जाता है? बोलो, इतना तो आप पढ़े होगे। तो आपका चेन लाइक बैक्टीरिया होगा, चेन लाइक कोकस बैक्टीरिया। ओके, तो ये एक चेन लाइक कोकस बैक्टीरिया होगा, स्ट्रेप्टोकोकाई। एंड स्टेफिलोकोकस मतलब ग्रेप बंच लाइक। एंड इसमें इन्होंने देखा कि जो आपका एस स्ट्रेन है उसमें एक शीत होता है, बट आर स्ट्रेन में कोई भी शीत नहीं होता। So that is why this was called the S strain, या sheathed strain, या smooth strain। ठीक है जी? Now it had a glycocalyx which protected it with which protected it from host immune activity। एंड ये जो है ये रफ स्ट्रेन है। There is no sheath, therefore vulnerable to immune system, immune attack। हो गया? तो ये उनका बेसिक कंसेप्ट था। तो अब उन्होंने क्या किया ग्रिफिथ ने? तो अब जो ग्रिफिथ है उन्होंने उसको लिया, तो ही स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी? तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो ऑलवेज रिमेम्बर, आफ्टर मेंडल लोगों ने एक्सपेरिमेंटेशन जो किया उसको प्रॉपरली ट्रैक रखा। तो इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंट 1। सो एक्सपेरिमेंट 1, तो उसमें क्या किया उन्होंने? लाइव आर सेल्स, ओके, inoculated, live are cells inoculated into क्या? फ्रेश into माइस लिख लो, माइस ब्रैकेट रे मस मस्क्यूलस। ओके, तो उन्होंने लाइव आर सेल्स इंजेक्ट किया, ओके, इनटू माइस। फिर एक्सपेरिमेंट 2 क्या किया उन्होंने? उन्होंने लाइव एस सेल्स माइस में इंजेक्ट किया। ओके, नाउ दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2। फिर उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या किया, जो कि हम लोग करते हैं, वी हिट किल इट, है कि नहीं? तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3, तो लाइव
he took heat kill S cells. ओके, अब हमने क्या किया, उसको हीट कर दिया एंड उसको माइस को दिया, ठीक है जी। तो नाउ व्हाट हैपेंड, तो इसीलिए पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि सपोज ये हमारा चूहा है, ओके, ये उसका टेल है, फाइन। अब इसको हमने क्या किया, एक तो सुई फोड़ दिया, तो इंजेक्शन हमने दिया, क्या दिया, आर सेल्स। तो जैसे ही आपने उसको इंजेक्शन दिया तो उसको कुछ हुआ नहीं, वो मजे से खेल रहा है। इसका मतलब क्या है, सर्वाइव्स, ठीक है। तो ये सर्वाइव किया, तो इधर हम क्या कंक्लूजन लिखेंगे, बिकॉज आप कुछ मर्जी थोड़ी बोल सकते हो बिना एक्सपेरिमेंट के। तो कंक्लूजन क्या है, दैट लाइव आर सेल्स आर नॉन वायरुलेंट and do not kill the mice, है कि नहीं, तो वो नॉन वायरुलेंट निकले, ओके। अब फिर एक्सपेरिमेंट 2 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और माइस को लिया, फ्रेश खाता पीटा मोटा सा माइस, है कि नहीं, एंड उसको फोड़ दिया इंजेक्शन। तो ये जो इंजेक्शन में उन्होंने क्या लिया था, लाइव एस। जब उसको फोड़ा तो ये जो माउस है वो बेचारा हरा पड़ गया, माने मर गया, ओके। कान नीचे, पूंछ नीचे, आंखें बंद, देख रहे हो, वो स्वर्ग सिधार गए। सो द माइस डाइड। तो जब माइस डाई किया तो अब कंक्लूजन क्या निकला, सो नाउ वी विल कंक्लूड, ओके। तो कंक्लूजन इज दैट, तो कंक्लूजन क्या था, लाइव एस सेल्स आर virulent and they killed the mice and they killed the mice। सुनो भाई, आप मत, जो चूहा है वो देवस्मिता को देख के मर गया होगा, है कि नहीं, तो लाइव एस दिया इसलिए मरा, कैसे पता चलेगा, ऑन पोस्टमार्टम, ओके, live S cells were found in the dead mice। समझ रहे हो कि नहीं, तो उनको मरा माइस के अंदर लाइव एस सेल्स मिला। ये आपको बताया गया है बैक्टीरियोलॉजी स्कॉप के द्वारा, आप हवाई नहीं छोड़ सकते, आपको साबित करना पड़ेगा, हो गया। तो अब उन्होंने जब हीट किल किया, अब उन्होंने वो माइस को दिया, तो अब ये एक माइस लिए, मोटा सा हेल्दी सा खुश माइस जो खेल रहा था, एंड उसको फोड़ दिया इंजेक्शन। तो उस इंजेक्शन में उन्होंने क्या लिया, हीट किल्ड एस सेल्स। तो जब उन्होंने उसको दिया तो माइस क्या हुआ, और मजे से झूमने लगा। तो इसका मतलब क्या है, माइस सर्वाइव्स, है कि नहीं। तो जब माइस सर्वाइव किया तो देन व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ ग्रिफिथ, तो ग्रिफिथ का कंक्लूजन था दैट heat destroys the virulence, okay, the virulence, heat destroys the virulence, and so heat kill S cells are क्या, non virulent and they did not kill
the mice. Okay, so they did not kill the mice. Understood? तो इसीलिए अब उनके ध्यान आया कि नाउ देखो भाई, लाइव आर भी नॉन विरुलेंट है, हीट किल्ड एस भी नॉन विरुलेंट है, तो उनके मन में लड्डू फूटा, ये एक्सपेरिमेंट 4 में क्या लिया जाए, लेट अस टेक द 2 नॉन विरुलेंट स्ट्रेन्स, देख रहे हैं, 2 नॉन विरुलेंट स्ट्रेन्स क्या, लाइव आर सेल्स प्लस heat killed S cells. Okay, so live R cells plus heat killed S cells were inoculated into mice. Okay, bracket रे mass musculus. ठीक है, तो अब उन्होंने दोनों नॉन विरुलेंट स्ट्रेन्स को दिया है कि नहीं. So now they took a beautiful mice. Okay, एक सुंदर सा माइस को लिया. आपको माइस कैसा लगा मेरा, एंड उसको हमने इंजेक्शन दिया, मोटा सा इंजेक्शन. इसमें हमने क्या लिया, आर सेल्स प्लस हीट किल्ड एस सेल्स. तो जैसे ही दिया, some mice died. Okay, some mice died. Okay, तो मर तो वो देवस्मिता को देख के जा सकता है, तो इसलिए कैसे मरा उस पर एनालिसिस किया जाएगा. ओके, तो कंक्लूजन जो है दैट लाइव, पहले ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं इस केस में. तो ऑब्जर्वेशन क्या था, दैट माइस डाइज ऑन पोस्टमार्टम. तो उन्होंने पोस्टमार्टम किया. ऑन पोस्टमार्टम लाइव एस सेल्स were found in the क्या, डेड माइस. ठीक है जी. तो इसीलिए जब हमने पोस्टमार्टम किया तो ऑब्जर्वेशन क्या आया, माइस डाइज ऑन पोस्टमार्टम, लाइव एस सेल्स वर फाउंड इन द डेड माइस. तो अब ये उनके रेंज के बाहर का काम है, क्योंकि तब टेक्निक्स उतना खास डेवलप नहीं था. सो he concluded that there is something in the heat killed S cells that transform live R to live S cells. Okay, there is something in the heat killed S cells that transform